नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी आईक्यू पर। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, हमारा टॉपिक रहेगा राज्य के राज्यपाल, गवर्नर ऑफ द स्टेट। जब हम राज्य की बात करते हैं, साथ में राज्य के अंदर व्यवस्था की बात करते हैं, तो एक बात आपको क्लियर हो गई होगी, कई बार मैं बता चुका हूँ, और वह यह है कि जब आप राज्य की बात करते हैं और राज्य की व्यवस्था की बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं, इसका मतलब तीन चीज़ें। पहला लेजिस्लेचर, जिसको आप हिंदी में विधायिका या व्यवस्थापिका कहते हैं। दूसरा एग्जीक्यूटिव, जिसे हम लोग हिंदी में कार्यपालिका कह देते हैं। और तीसरा आ गया हमारा जुडिशरी, जिसे हम लोग न्यायपालिका के नाम से भी जानते हैं। तो इन तीन को मिलाकर के हमारी व्यवस्था बनती है, चाहे वो केंद्र की हो, चाहे वो राज्य की बात हो, सेंटर हो या फिर स्टेट हो, इन तीन से मिलकर के ही बनती है राज्य की व्यवस्था। अब जब मैं व्यवस्था की बात करता हूँ तो राज्य की व्यवस्था को पढ़ते समय राज्य की कार्यपालिका की आज हम चर्चा करेंगे। और जब आपसे कोई राज्य की कार्यपालिका की चर्चा करें तो समझ जाना कि यहाँ पर बात हो रही है पार्ट 6 की, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 6 भाग 6 की चर्चा हो रही है। और यहाँ पर भी आर्टिकल 153 से लेकर के 167 तक चर्चा है राज्य की कार्यपालिका की, स्टेट एग्जीक्यूटिव की। क्वेश्चन ये है कि राज्य की कार्यपालिका में स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर आता कौन है। राज्य की कार्यपालिका स्टेट एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले नंबर पर आते हैं राज्यपाल, गवर्नर। और ये गवर्नर ही क्या होते हैं, राज्य के संवैधानिक तौर पर प्रमुख भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी हैं, संवैधानिक प्रमुख हैं भारत के किसी भी राज्य के अंदर। दूसरा, इनको राज्य का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है, ये राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल नाम मात्र के हेड होते हैं, ये भी हम जानते हैं। क्यों? भारत के अंदर जिस प्रकार का लोकतंत्र है, यहाँ पर जो हम लोग सत्ता देते हैं वो हमारे चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके हाथ में सत्ता होती है, असल पावर उनके हाथ में होती है। तो राज्य के अंदर जब विधानसभा का चुनाव होता है तो विधानसभा के चुनाव के बाद जो बहुमत दल के नेता हैं वह चुनते हैं राज्य का मुख्यमंत्री। और वास्तव में जो शक्ति होती है वो मुख्यमंत्री के पास ही होती है, चीफ मिनिस्टर के पास होती है। लेकिन चीफ मिनिस्टर कभी अकेला काम नहीं करता, इसके साथ में इसके सहायक भी होते हैं। और इसके सहायकों की जो टीम होती है उसे हम लोग मंत्री परिषद, दूसरे शब्दों में अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इसे ही हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद, तो तीन हो गए। और चौथे नंबर पर आता है राज्य का वकील, राज्य की सरकार का वकील, जिसे हम लोग कहते हैं महाअधिवक्ता। इस महाअधिवक्ता को इंग्लिश में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। तो राज्य की कार्यपालिका की चर्चा पार्ट 6 में आर्टिकल 53 से लेकर 167, साथ में राज्यपाल, गवर्नर, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और चौथा है महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। इन चार से मिलकर के बनती है राज्य की कार्यपालिका, स्टेट एग्जीक्यूटिव। अब जब मैं स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर शुरुआत करेंगे हम लोग गवर्नर से यानी कि राज्यपाल से। अब राज्यपाल की बात करें तो इसको लेकर के जो संविधान के अंदर पहला आर्टिकल आता है वो पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल 153, अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 क्या कहता है, जरा इसको समझिए। जब हम आर्टिकल 153 की बात करते हैं तो आर्टिकल 153 के अंदर चर्चा की गई है राज्यपाल के पद की। यहाँ पर किस चीज़ की चर्चा है? यहाँ पर चर्चा की गई है राज्यपाल के पद की, यानी कि पोस्ट की। क्या कहता है? आर्टिकल 153 कहता है कि हर राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा, जितने भी स्टेट हैं सबके अपने अपने गवर्नर होंगे। लेकिन ऐसा कहीं पर नहीं लिखा कि सबके अलग अलग होंगे। मतलब ये है कि एक ही व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, यह व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का, एक या एक से अधिक राज्यों का मुख्यमंत्री हो सकता है, जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कुछ समय पहले तक मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन दोनों को लेकर के जब मुख्य राज्यपाल की बात की जाती है तो आनंदीबेन पटेल दोनों की संयुक्त रूप से गवर्नर हुआ करती थी, राज्यपाल हुआ करती थी। तो वही बात यहाँ पर आर्टिकल 153 कह रहा है।
जब मध्य प्रदेश को नए राज्यपाल मिल गए तो आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की बन गई और मंगूभाई पटेल जो है वो कहाँ बन गए, मध्य प्रदेश के राज्यपाल बन गए। तो कहने का मतलब क्या है, हर राज्य का राज्यपाल तो होगा, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि सबके अलग अलग होंगे। एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। दूसरी बात, राज्यपाल के संबंध में कहा गया है आर्टिकल 154 में कि राज्य के अंदर जो भी कार्यकारी शक्ति होगी, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, राज्यपाल राज्य के अंदर राज्य की कार्यकारी शक्ति, ये राज्य की कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है, ये राज्य की कार्यकारी शक्ति निहित होती है वेस्टेड इन गवर्नर, ये राज्यपाल के अंदर निहित होती है और राज्यपाल इसका उपयोग करेंगे। कैसे करेंगे, संविधान के अंदर दिए गए प्रावधान के अनुसार करेंगे। और संविधान के अंदर प्रावधान कैसे दिया गया है कि या तो उसे डायरेक्टली खुद भी कर सकते हैं या फिर अपने जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, उनके जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, उनके थ्रू करवाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान रख लें, राज्यपाल जब काम करते हैं तो किसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। संविधान का प्रावधान क्या कहता है, संविधान का प्रावधान ये भी कहता है कि जब भी राज्यपाल महोदय काम करेंगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्री और उसके मंत्री परिषद से सलाह लेकर के काम करेंगे, जब तक कि उनको अपने डिस्क्रेशन में अपने विवेक के अनुसार काम करने की इजाज़त नहीं मिलती। कहने का मतलब कुछ जगह पर अपने विवेक के अनुसार भी काम कर सकते हैं और ज़्यादातर काम कैसे करेंगे, मुख्यमंत्री उसके मंत्री परिषद से पूछ करके करेंगे। लेकिन याद रखना, यहाँ पर जब मैं आपसे कह रहा हूँ विवेक के अनुसार, तो इसकी चर्चा भी हम करेंगे कि राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार कब कार्य कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है यहाँ पर आर्टिकल 154, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। क्या है यहाँ पर चर्चा की गई है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति की। जब भी किसी राज्यपाल की नियुक्ति की बात होती है तो याद रखना राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, यह नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। लेकिन क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कर देते हैं नियुक्ति? जवाब है नहीं, राष्ट्रपति महोदय अपनी मर्जी से ये नियुक्ति नहीं करते हैं। तो कैसे करते हैं, इस नियुक्ति को प्रधानमंत्री और साथ में उनका जो मंत्री परिषद है ये नाम रेकमेंड करते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर राज्यपाल बनाए जाते हैं। जैसे आज के टाइम पर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिसको चाहेंगे राज्यपाल बनवा देंगे, जिसको चाहेंगे हटवा देंगे। तो अपॉइंटमेंट होगी तो राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन प्रधानमंत्री से पूछ करके होगी। बात समझ में आती है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात यहाँ पर कहा गया है वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। दूसरा मतलब ये बनता है कि जब भी ये नियुक्ति होगी तो ऐसी अपॉइंटमेंट में राष्ट्रपति किसी को भी अपनी अथॉरिटी डेलीगेट नहीं करेंगे, खुद ही उनको ये काम करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति के संदर्भ में। दूसरा आर्टिकल 156 क्या कहता है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है। याद रखना राज्यपाल का जो कार्यकाल है वह होता है 5 ईयर्स, यानी कि 5 वर्ष का होगा राज्यपाल का कार्यकाल। लेकिन राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वहां पर ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि एक बार बन गया 5 वर्ष तक रहोगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। क्लियर कट यहां पर लिखा हुआ है कि आप अपने ऑफिस में रह सकते हैं। कब तक रह सकते हैं? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। कब तक? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जब तक प्रेसिडेंट खुश हैं उनके प्लेजर तक आप अपने ऑफिस के अंदर बने रह सकते हैं। तो ये जो टर्म है 5 ईयर्स की तो है, लेकिन फिक्स्ड नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, फ्लक्चुएशन हो सकती है। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है अंत में आपको जो बनवाने वाले हैं यानी कि प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर और उनका जो मंत्री परिषद है उनको आपको खुश रखना है। जब तक प्रधानमंत्री खुश हैं आप अपने पद पर बने रहोगे, और जब वो खुश नहीं होंगे तो आपको जाना पड़ेगा। होता है ना ऐसा। जैसे कि मैंने जब आपको राष्ट्रपति शासन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि 1977 में 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो उस समय पर जितने भी राज्यपाल इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा बनवाए गए थे, इंदिरा गांधी जी के द्वारा बनवाए गए थे, इंदिरा गांधी की सरकार के समय बनवाए गए थे, उन सभी को नई सरकार ने आते हटा दिया। सेम 1980 में हुआ। 1980 में इंदिरा गांधी वापस आती हैं, इनके जो गवर्नर हैं उनको हटा देते हैं। आज के टाइम पर भी होता है। 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने और बड़े पैमाने पर आप देख सकते हैं राज्य के राज्यपालों के अंदर बदलाव किए गए। तो ये तो क्रम है, चलता रहता है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल का एक काम और है, वो है केंद्र के एजेंट के तौर पर काम करना। ये क्या करता है? केंद्र के एजेंट के तौर पर काम करता है। केंद्र के एजेंट के तौर पर काम करने का मतलब राज्य के अंदर जो गतिविधियां हो रही हैं उन पर नजर रखना और नजर रखते हुए उनकी रिपोर्ट बना करके केंद्र की सरकार को देना, राष्ट्रपति को देना। तो ये इनका काम रहता है। बात समझ में आ रही है? तो ये कहने का मतलब क्या है, 5 वर्ष का कार्यकाल तो है,
लेकिन कब तक? जब तक राष्ट्रपति घोषणा यानी कि आपको केंद्र की जो सरकार है उसका आशीर्वाद मिलते रहना चाहिए, आप अपने पद पर बने रहेंगे। बात समझ में आती है? नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर आते हैं आर्टिकल 157 के अंतर्गत, और वो क्या कहा गया है? क्वालिफिकेशंस। आर्टिकल 157 में राज्यपाल की क्वालिफिकेशन, गवर्नर की क्वालिफिकेशंस, जिनको हम लोग हिंदी में अहर्ताएं कहते हैं, जिनको हम लोग हिंदी में अहर्ताएं कहते हैं, अहर्ताओं की चर्चा की गई है कि अगर किसी को राज्यपाल बनना है तो उसके लिए क्या अहर्ताएं होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। और यहाँ पर दो क्वालिफिकेशन की बात होती है। सबसे पहली क्वालिफिकेशन है कि वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा, उसकी उम्र जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 ईयर्स। इस 35 ईयर्स का मतलब क्या है? ये है मिनिमम, यानी कि न्यूनतम, इतना तो वो हो चुका हो, ठीक है। और जब हम अधिकतम की बात करते हैं, मैक्सिमम की बात करते हैं, तो मैक्सिमम कोई एज होती नहीं है, ठीक है ना भाई। नेताओं की और इन पदों के लिए कोई एज नहीं होती अधिकतम। जब तक आपके अंदर स्टेमिना है, जब तक आपका जुगाड़ है, आप बन करके रह सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरी अंडरस्टैंडिंग, तीसरी जो क्वालिफिकेशन है वो समझ गए होंगे। वो क्या है कि आपकी जो है ना वो जुगाड़ सेट होना चाहिए। जुगाड़ सेट का मतलब क्या होता है? केंद्र के अंदर बैठी हुई सरकार, वहाँ की जो राजनीतिक, जो जिस भी रूलिंग पार्टी की बात कर रहे हैं, तो उनके साथ आपकी अच्छी मजबूती से पकड़ होनी चाहिए, तभी तो आपका नाम राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। अदरवाइज कौन भेजने वाला है आपका नाम? बात समझ आती है? तो कहने का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री या फिर जो हेड है, कई बार ऐसा होता है ना, प्रधानमंत्री हेड होते हुए भी हेड नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या है? जो पार्टी है, रूलिंग पार्टी, उसके अंदर आपका दबदबा होना चाहिए, और अगर वो आपका नाम रेकमेंड कर देते हैं तो फिर आपको गवर्नर का पद मिल जाता है। तो ये तीसरे वाला, ये अंडरस्टूड है, ये लिखना कहीं नहीं है भाई, कहीं स्कूल फटाफट लिख दो उठा करके, ठीक है। ये मैंने आपको इन्फॉर्मली वैसे बता दिया, पता सबको होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 158। यहाँ पर राज्यपाल के जो कार्यकाल है, राज्यपाल की जो कार्य की दफ्तर है, उसकी शर्तों की बातें की गई है कि क्या क्या शर्तें होती हैं राज्यपाल के दफ्तर के लिए। सबसे पहले कहा गया कि अगर किसी को राज्यपाल बनना है तो राज्यपाल बनने वाला व्यक्ति ना तो संसद का सदस्य हो सकता है और ना ही राज्य के विधानमंडल का। अब संसद के सदस्य का मतलब क्या है? संसद के सदस्य का मतलब है, जब आप पार्लियामेंट कहते हैं, जब आप कहते हैं पार्लियामेंट यानी कि संसद, तो इसका मतलब तीन चीजें: राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो ना तो ऐसा व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, ना लोकसभा का सदस्य होना चाहिए पद पर रहते हुए। दूसरा, यहाँ पर ये कहा गया है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा व्यक्ति स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर भी नहीं होना चाहिए, राज्य के विधानमंडल का मेंबर भी नहीं होना चाहिए। और राज्य के विधानमंडल का मतलब क्या है? विधानसभा यानी कि एमएलए भी नहीं होना चाहिए, और विधान परिषद यानी कि एमएलसी भी नहीं होना चाहिए। ना तो वो एमएलए हो, ना वो एमएलसी हो, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसको भूलना नहीं है कतई भी आपको, ठीक है। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति मान लीजिए बन भी जाता है गवर्नर, तो जिस दिन वो गवर्नर की शपथ लेगा, यहाँ से उसकी जो सदस्यता है वो ऑटोमेटिक चली जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद उसकी जो कंडीशंस होती हैं सर्विस, उसके बाद उसका, जैसे कि जहाँ पर वो रहेगा तो राजभवन उसको मिलता है, तो विदाउट रेंट है, ये तो बताने वाली बात नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। और उस सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उसका जितना भी इमोल्यूमेंट होता है, वेतन और भत्ते, जो भी वेतन और भत्ते इसके होंगे और जो भी प्रिविलेज होंगे, वो सब के सब पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, देश की संसद के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। आर्टिकल 158, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ राष्ट्रपति के बाद, जैसे मैंने एक टॉपिक आपको राष्ट्रपति कराया था, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति की शपथ, ठीक है। ऐसे ही जब राज्य के प्रमुख, जिसको आप कहते हैं गवर्नर, गवर्नर की नियुक्ति होती है, तो पद संभालने से पहले उसको भी शपथ लेना पड़ता है। इसके शपथ की चर्चा आर्टिकल 159 में 159 में है। और यहाँ पर क्या कहता है आर्टिकल 159 की? शपथ तो लेंगे, शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति में शपथ कौन दिलाता था? राष्ट्रपति पद के लिए शपथ दिलाते थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, आप हिंदी में कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज। जब मैं बात कर रहा हूँ राज्य के राज्यपाल की, तो जैसे केंद्र के लिए, पूरे भारत के लिए एक सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसी प्रकार से हर राज्य के लिए सबसे बड़ा जो कोर्ट होता है वो होता है वहाँ का हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट के अंदर जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे, वो शपथ दिलाएंगे किसको? गवर्नर को। बात समझ में आती है? तो ये आपको ध्यान रखना है, शपथ कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस, यानी कि राज्य के मुख्य न्यायाधीश। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, राज्य के मुख्य न्यायाधीश ये दिलवाएंगे शपथ।
नेक्स्ट है आर्टिकल 160। आर्टिकल 160 कहता है कि अगर मान लीजिए राज्यपाल के जो पद है इसके ऊपर कोई वैकेंसी बन जाए और किसी वजह से कोई अकस्मात सिचुएशन आ जाए, कोई अर्जेंसी आ जाती है और वहां पर वैकेंसी बन जाती है, तो ऐसे केस में राज्यपाल के दफ्तर को कैसे चलाया जाएगा। देखिए, जब भारत के राष्ट्रपति की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में अगर राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे, मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति जब इस्तीफा देता है तो किसको इस्तीफा देता है? वाइस प्रेसिडेंट को, या फिर उसकी डेथ हो जाए, या फिर रिमूव कर दिया जाए, या कोई अन्य कारण हो, ठीक है, अन्य अदरवाइज। इन 4 कारणों में मैंने आपको बताया था कि इन 4 कारणों में वाइस प्रेसिडेंट आकर के पद को संभाल लेते हैं, उपराष्ट्रपति पद को आकर के संभाल लेते हैं। 5वीं कंडीशन और थी, और वो क्या थी कि जो वर्तमान राष्ट्रपति सिटिंग प्रेसिडेंट है उनका कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव भी नहीं हो पाया है, तो उस केस में कार्यकाल को कौन कंटिन्यू करेगा? तो मैंने आपको बताया था उस परिस्थिति में जो सिटिंग प्रेसिडेंट है, वर्तमान राष्ट्रपति, वो अपना कार्यकाल आगे बढ़ाएंगे। कब तक बढ़ाएंगे? जब तक नए राष्ट्रपति चुन करके नहीं आ जाते। ये मैंने उसकी बात की है, ठीक है। अब बात करते हैं राज्य के अंदर राज्यपाल। ये पद भी इंपॉर्टेंट है भाई, क्यों? क्योंकि ये राज्य का चेहरा है, फेस है, फर्स्ट सिटीजन है, तो ये पद भी खाली नहीं हो सकता। तो इसके लिए प्रावधान बताया गया। प्रावधान क्या है? 160 कहता है कि अगर ऐसी कोई अकस्मात सिचुएशन आती है ये वाली, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में पूरा का पूरा जो प्रावधान दिया गया है, जो पावर दी गई है, वो दी गई है राष्ट्रपति को। ऐसे केस में राष्ट्रपति जो भी निर्णय लेंगे वो मान लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए रिजाइन कर दिया, ठीक है, अब रिजाइन किसको करेगा? गवर्नर। भाई किसके नाम से वो इस्तीफा देगा? तो याद रखना ये रेजिग्नेशन जाएगा राष्ट्रपति को। उनको हटा दिया जाए, हटा दिया, डेथ हो जाए, कोई और कारण है, तो ऐसे केस में आगे कार्यकाल कैसे कंटिन्यू करना है, राज्यपाल के पद पर कौन बैठेगा, ये सब सरकार तय करती है। सॉरी, ये सब राष्ट्रपति महोदय तय करेंगे। अरे बात समझ में आती है आपको? अगर कुछ बच्चों के मन में आ रहा हो सर राज्य के अंदर उपराज्यपाल एलजी, अरे एलजी जो होता है ना, ये यूनियन टेरिटरी के अंदर होता है, ये केंद्र शासित प्रदेश के अंदर होता है। यूनियन टेरिटरी के अंदर एलजी होता है, राज्य के अंदर एलजी नाम का कोई पद नहीं होता। तो ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल 160। अब नेक्स्ट है आर्टिकल 161। ये क्या कहता है? राज्यपाल की क्षमादान संबंधी शक्तियां, पार्डन करने संबंधी शक्तियां। जब मैं बात करता हूं पार्डनिंग पावर की, तो पार्डनिंग पावर देश के अंदर 2 लोगों के पास है, 2 पदों के पास है। कौन कौन? अगर मैं पार्डनिंग पावर की बात करूं तो ये पार आर्टिकल 72 के तहत, ये पार आर्टिकल 72 के तहत किसके पास है? ये पार आर्टिकल 72 के तहत प्रेसिडेंट के पास है, और यही पार आर्टिकल 161 के तहत जो है वो गवर्नर के पास है। अब जब आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति के पास शक्ति है, क्षमादान संबंधी शक्ति है, और इस आर्टिकल के तहत राज्यपाल के पास है, तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है ये आप समझ लीजिए। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति अपराध करता है तो याद रखना वो कानून का उल्लंघन करता है, तभी तो उसको अपराध माना गया है। अगर कानून का उल्लंघन नहीं किया था तो अपराध तो माना ही नहीं जा सकता। अब ये कानून कौन सा है? अगर कानून यूनियन लॉ है, संघ के द्वारा बनाया गया कानून है, व्यक्ति को सजा हो रही है, तो कहां पर अपील करेगा? तो ऐसे केस में वो राष्ट्रपति के पास अपील करेगा। उसी तरीके से अगर कोई कानून राज्य का है, स्टेट लॉ है, स्टेट यानी कि राज्य के विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कानून है, उसका वायलेशन हो गया और सजा हो रही है, तो ऐसे केस में अपील कहां जाएगी? ऐसे केस में राज्य का प्रमुख कौन है? गवर्नर। तो गवर्नर के पास अपील की जाएगी। दूसरा, अगर मिलिट्री कोर्ट की बात करें, अगर मिलिट्री कोर्ट की बात करें, कोर्ट मार्शल की बात करें, तो कोर्ट मार्शल के समय पर याद रखना ये अपील कहाँ होगी? राष्ट्रपति के पास होगी, ना कि राज्यपाल के पास, क्योंकि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जो हमारे डिफेंस फोर्सेस हैं यूनियन का विषय है, स्टेट का विषय नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा आप ध्यान रखें डेथ सेंटेंस। मेरी बात को जरा ध्यान सुनना, ये मैं 2 से 3 बार पहले भी क्लियर कर चुका हूं। डेथ सेंटेंस को पार्डन करने का अधिकार, क्षमा करने का अधिकार, ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है, राज्यपाल के पास नहीं होता। हालांकि मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि इसकी अपील नहीं की जा सकती, अपील की जा सकती है। राज्यपाल क्या निर्णय लेंगे? इसको क्या कर देंगे? कन्वर्ट कर देंगे। मृत्युदंड है तो उसको उम्र कैद कर दिया, या किसी और सजा में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन कंप्लीटली माफ़ नहीं कर सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 161 में क्षमादान संबंधी शक्ति गवर्नर के पास है। डन। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। उसके बाद चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 213। ये है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर। राज्यपाल की
अध्यादेश जारी करने संबंधी शक्ति। जब मैं आपसे पॉलिटी की बात करूं, व्यवस्था की बात करूं, तो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीनों के आसपास ही पूरा आपका सिलेबस घूमता है, तीनों से मिलकर के व्यवस्था बनती है। लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, याद रखना, काम किसका है कानून बनाने का? लेजिस्लेचर का। चाहे वो केंद्र है चाहे वो राज्य है, दोनों में से कोई भी किसी के, चाहे वो कार्यपालिका है चाहे वो विधायिका है, दोनों में से कोई भी किसी के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर है भी तो कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि अगर बात करें कानून बनाने की शक्ति, राज्य के अंदर जो कानून बनाने की शक्ति है वो है स्टेट लेजिस्लेचर के पास, राज्य के विधानमंडल के पास। मतलब राज्य के अंदर ये शक्ति गवर्नर, साथ में एलए और साथ में एलसी, एलसी मतलब काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, विधान परिषद, गवर्नर। मतलब क्या, कानून बनाने का क्या तरीका है? कानून बनाने का तरीका है, इस कानून को बनाने के लिए पहले प्रस्ताव लेकर के आएंगे, प्रस्ताव यानी कि प्रपोजल, रेजोल्यूशन, बिल, इन तीनों दोनों से पास होगा। इन दोनों से पास होने के बाद गवर्नर के साइन हो जाएंगे और ये बन जाएगा राज्य के अंदर एक्ट। ठीक है, ये मैंने आपको छोटी सी बात बताई। अब जब ये एक्ट बनता है तो एक्ट बनाने में समय लगता है। ऐसा नहीं कि आज ही बने लेकर के शाम तक एक्ट बन गया, नहीं, बहुत सारे बदलाव करने पड़ते हैं, तरीका तैयारी करनी पड़ती है। तो कानून बनाने का काम इनका हो गया, लेकिन समय लगता है। अब कई बार ऐसा होता है ना कि समय नहीं होता, मतलब कोई अकस्मात सिचुएशन आपके पास आ गई, जैसे मैंने यहाँ पर कहा था ना कि वैकेंसी वाली बात आ गई, ऐसी राज्य के अंदर कोई मैटर आ गया और मैटर को हैंडल करने के लिए चाहिए आपको कानून। याद रखना, बिना कानून के आप मैटर को हैंडल नहीं कर सकते। कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ, यहाँ का राजा कौन है? कानून है। तो कानून आपको बनाना पड़ेगा। अब जब कानून बनाने की बात आती है तो कानून बनाएंगे तो ये लोग, ये व्यवस्था बनाएगी, पर ये तो थ्रू आउट ईयर काम नहीं करती। साल के अंदर 3 ही सेशन होते हैं इनके, 3 सेशन में काम होता है, उसके बाद छुट्टी पर चले जाते हैं। और उसमें भी अगर चल भी रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट होगा, डिबेट होगी, डिबेट के बाद डिस्कशन, डिबेट, और उसके बाद फिर तब जा करके कहीं इसको साइन किया जाएगा, तो समय लग जाएगा, समय है नहीं। तो ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए प्रावधान 213 है, आर्टिकल 213 लाया गया है। इसमें क्या है? इसमें मुख्यमंत्री और उसका मंत्री परिषद जिस विषय पर कानून बनाना है उसका ड्राफ्ट तैयार करेंगे, ड्राफ्ट तैयार करके ये आएगा गवर्नर के पास, और गवर्नर साहब इसको क्या कर देंगे? साइन कर देंगे। और जैसे ही इस पर साइन किया, इनके साइन के बाद ये बन जाएगा एक्ट यानी कि अधिनियम। ये क्या बन गया? एक्ट यानी कि अधिनियम। लेकिन कानून बनाने का काम तो स्टेट लेजिस्लेचर का, विधानमंडल का है। इन्होंने कैसे बना दिया? भाई इनका बनाए कानून में और इधर बनाए हुए कानून में डिफरेंस तो होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस रखा गया? डिफरेंस रखने का मतलब क्या है? काम इनका है, इन्हीं को करना है अंत में, ये नहीं कर सकते। इन्होंने कर लिया ठीक है एक समय के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि पैरेलली आप कानून बनाना शुरू कर दोगे। तो उसके लिए व्यवस्था लाइए। व्यवस्था क्या है कि अगर ऑर्डिनेंस के द्वारा कोई कानून लाया जाता है तो उसकी वैलिडिटी कितनी होगी? उसकी वैलिडिटी 6 महीने की होगी, 6 मंथ्स की उसकी वैलिडिटी होगी। और अगर 6 माह से ज़्यादा आपको कानून को चलाना है तो क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल वही रास्ता जो बताया गया है, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। कहने का मतलब क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा ही कानून बनाया जाएगा। अगर स्टेट लेजिस्लेशन ने पास कर दिया तो ये परमानेंट होगा, अदरवाइज ये क्या होगा? यहाँ पर लैप्स हो जाएगा। फिर सरकार क्या करती है कि दोबारा ले आए, एक ही विषय पर दोबारा ऑर्डिनेंस लेकर के आए, दोबारा ऑर्डिनेंस लेकर के आए, ये काम होता रहता है। तो बात समझ में आ गई आपको? तो ऑर्डिनेंस की जो पावर है राज्यपाल के पास है आर्टिकल 213 के तहत। इसी के पैरेलल अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 123 है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। ये किसके संबंध में है? ये है देश के राष्ट्रपति के संदर्भ में, यानी कि राष्ट्रपति महोदय भी क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति महोदय भी ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं आर्टिकल 123 के तहत। तो ये हो गया हमारा राज्यपाल यानी कि गवर्नर। चलिए, तो ये टॉपिक आपको पसंद आया, मज़ा आया है ना? तो चलिए इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद।